नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर के, अर्थात शैक्षिक तकनीक में भी आशुबेल के द्वारा जो एक सिद्धांत दिया गया है, जो मॉडल दिया गया है, जो प्रतिमान दिया गया है, हम उसकी बात करते हैं, जिसको कि हम अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसको अग्रिम की जगह इसको हम प्रगत भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रगत संगठनात्मक या संगठक प्रतिमान लिखते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल कहते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे तो जो आशुबेल थे, जो डेविड आशुबेल थे, ये डेविड आशुबेल एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक में से आते हैं और एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा खास करके सूचना प्रक्रम मॉडल, आप ये ध्यान रखिएगा, सूचना प्रक्रम मॉडल, ये सूचना प्रक्रम मॉडल के अंतर्गत ही ये आता है। कौन सा? अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। अब इन्होंने जो सबसे ज्यादा बल दिया है वो किस पर बल दिया है? तो सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत। हम लिख देते हैं सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने जो सबसे ज्यादा बल दिया है वो किस पर बल दिया है? तो सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत पर बल दिया है। अर्थात यहां पर देखिए, यहां पर आप इतना, यहां पर देखिए सार्थक मौखिक अधिगम, इसी पर ये इनका संपूर्ण मॉडल आधारित है। इन्होंने इस सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत में इन्होंने मुख्य रूप से, अगर हम देखें तो पाठ्यवस्तु, इसको दो भागों में इन्होंने, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। एक क्या है? तो पाठ्यवस्तु, और दूसरा क्या है? तो मानसिक क्रियाएं। इन्होंने मुख्य तौर पर ये जो सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत है या मौखिक अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान है, इन्होंने मुख्य तौर पर, हम कह रहे हैं मुख्य तौर पर, दो भागों में इसको विभक्त किया है। एक तो इसमें पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया है, दूसरा इन्होंने मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित किया है। तो इनका कहना था कि जब हम पाठ्यवस्तु को मानसिक क्रियाओं के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से क्या करते हैं, सार्थक रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कहा है कि अर्थपूर्ण तरीके से जब हम मानसिक क्रियाओं के द्वारा किसी भी पाठ्य वस्तु को अर्थपूर्ण तरीके से जब हम उन चीज़ों को जान लेते हैं, उसकी गहराइयों को जान लेते हैं, उसके डेप्थ को जान लेते हैं, उसकी सारी परिसीमाओं को हम जान लेते हैं, तो हमारा काम हो जाता है, अर्थात छात्रों का काम हो जाता है। और उसमें सहयोग कौन प्रदान करते हैं? तो शिक्षक प्रदान करते हैं। अब इनके सारे प्रतिमान को हम जानेंगे, अर्थात इनके जो द्वारा उद्देश्य दिया गया है, फिर संरचनाएं दी गई है, संरचनाएं दी गई हैं, फिर जितनी भी क्रियाएं हैं हम सारे एक एक की चर्चा करेंगे। तो एक एक की पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इनके द्वारा जो कहा गया कि सबसे पहला क्या था कि मौखिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत को इन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सार्थकता के साथ पाठ्यवस्तु को सिखाया जाना ही सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने माना है कि किसी भी चीज़ों को, किसी भी पाठ्यवस्तु को, किसी भी कंटेंट को जब हम उसको अर्थपूर्ण तरीके से जब हम उसको पढ़ने की क्रिया करते हैं, तो सबसे पहला, अर्थात किसी भी पाठ्यवस्तु को अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ना मुख्य तौर पर इनका उद्देश्य है, इस प्रतिमान का उद्देश्य है। अब इसके अलावा संरचनाएं इन्होंने दी है। अब संरचनाएं इन्होंने जो दी है, तो इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी भी पाठ्यवस्तु, ऐसे समझिए, किसी भी पाठ्यवस्तु को हम जब पढ़ाते हैं, अर्थात बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बच्चों को सिखाने की क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें मुख्य तौर पर हम दो प्रकार की चीज़ों को अपनाते हैं।
दो प्रकार की चीज़ों को जो अपनाते हैं उसमें इन्होंने कहा कि हम पहले प्रकार में उसके मतलब एक मोटे मोटे तौर पर उसके भागों को हम बता देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम उसको पूर्व ज्ञान से उस पाठ्य वस्तु को हम जोड़ते हैं। और दूसरे प्रकार में हम क्या करते हैं कि उसके सारे भागों को हम विस्तृत व्याख्यान के मुद्रा में उसको बताते हैं अर्थपूर्ण तरीके से। अब ऐसा समझिए, अब उदाहरण के लिए कोई भी एक पाठ्य वस्तु है, कोई भी एक कंटेंट है, मान लीजिए कि ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का है, तो अगर मान लीजिए कि अब शैक्षिक तकनीकी के अर्थ और परिभाषा को अगर हम बताने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पाठ्य वस्तु को हमें क्या करना है, छात्रों से जोड़ना है। तो जब छात्रों से जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पूर्व ज्ञान से हमें अपने कंटेंट को जोड़ना है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे, और उसके आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके मोटे मोटे तौर पर आप जो कहे हैं पहले कि हम दो प्रकार की चीज़ों को बताएंगे, एक और दूसरी कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी में हम क्या करेंगे कि उसके जो क्षेत्र हैं, उसके जो विभिन्न शिक्षा क्या है, तकनीकी क्या है, उन सारी चीज़ों को हम एक प्रकार से बताएंगे। और दूसरे भाग में जो हमें अर्थ और उसकी जो परिभाषाओं को बतानी है, उसको हम विस्तृत व्याख्यान के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, या फिर जो अलग अलग मॉडल हैं उसको दिखा करके, या अलग अलग कंटेंट हैं, अलग अलग जो चार्ट बोर्ड हैं, या अलग अलग जो भी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम बहुत सजग तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुगम तरीके से बता सकते हैं और व्याख्यान दे सकते हैं, हम सारी चीज़ों को छात्रों के सामने उड़ेल देंगे या प्रस्तुत कर देंगे। जब प्रस्तुत कर देंगे तो बच्चा क्या जानेगा कि क्योंकि इस पाठ्य वस्तु के बारे में उन्होंने मोटे मोटे तौर पर पहले भागों में जान चुका है, और दूसरे भागों में जब हम उसको पूर्व ज्ञान से अपने ज्ञान को, अर्थात नए ज्ञान को, क्योंकि पाठ्य वस्तु से जोड़ना है, तो नए ज्ञान को जब हम जोड़ते हैं अर्थपूर्ण तरीके से, सुगम तरीके से, तकनीकी के माध्यम से, तो वो क्या होता है, उस पाठ्य वस्तु में उसकी सार्थकता छलकती है, अर्थात उसको उस पाठ्य वस्तु को वो सार्थक रूप से वो जानने की कोशिश करता है और वो जान जाता है। तो मुख्य तौर पर इसकी जो संरचनाएं हैं उसमें यही सम्मिलित हैं। फिर आता है सामाजिक प्रणाली। इसके अलावा क्या आएगा, सामाजिक प्रणाली। इसके बाद फिर क्या आएगा, मूल्यांकन आएगा, फिर क्या आएगा, प्रयोग आएगा। इसमें तो यही कुल मिलाकर के 5 भाग को मिलाकर के इनका ये संगठनात्मक प्रतिमान है। अब हम यहां पर चलते हैं किस पर, तो सामाजिक प्रणाली पर। अब सामाजिक प्रणाली पर इनका कहना है, अर्थात आशुबेल का कहना है कि इसमें शिक्षक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जो हमें करना है क्या, कहां पर पहुंचना है, सार्थकता पर पहुंचना है, अर्थात अर्थपूर्ण तरीके से उन कंटेंट को सिखाया जाना है। तो उसमें सिखाएगा कौन भैया, तो शिक्षक सिखाएंगे, इसलिए वहां पर शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात उनमें कौशल की आवश्यकता होती है, उसमें गहराइयों की आवश्यकता होती है, उसमें पूर्णत्व की आवश्यकता होती है, वो कंटेंट के बारे में उनको बहुत विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो कि अपने नए ज्ञान के द्वारा, अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा उन नए ज्ञान को जोड़ने की क्रिया करेंगे, और जोड़ करके क्या करेंगे, तो उसको प्रभुत्ववादी तरीके से, अर्थात मतलब प्रभुत्ववादी तरीके से मतलब क्या है, इफेक्टिव तरीके से वो छात्रों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे जिस माध्यम से वो पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ कह रहे हैं, शिक्षक कुछ कह रहे हैं, बच्चा कुछ जान रहा है, वो नहीं, जिस रूप में शिक्षक बताने जा रहे हैं उसी रूप में बच्चों तक आना चाहिए। तो वो क्या हुआ, वो एकदम से बिल्कुल इफेक्टिवनेस हुआ कि इफेक्टिवनेस तरीके से वो बच्चों तक पहुंचा जाए। अब जब बच्चों तक पहुंचा जाए तो उसमें क्या करेंगे, तो हम अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि सामाजिक प्रणाली, तो सामाजिक प्रणाली का मतलब है कि बच्चे से शिक्षक और शिक्षक से बच्चे एकदम से क्या हो, तो एकदम संबंधात्मक बहुत गहरा संबंध हो। और उतना ही नहीं, कक्षा का माहौल ऐसा हम करें जो कि वो प्रजातांत्रिक हो, क्योंकि अगर प्रजातांत्रिक
कक्षा रहेगी तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवेश जो है उसमें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ पर सामाजिक प्रणाली वहाँ पर ज़्यादा अच्छी रहती है, वहाँ पर बच्चे भी स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हैं, शिक्षक भी स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हैं। तो उसमें बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता है, जिससे बच्चों को सार्थकता प्रदान करने में आसानी होती है। अब यहाँ पर अब देखिए कि मूल्यांकन, अब मूल्यांकन हम किस तरीके से करते हैं। तो इनका कहना था कि मूल्यांकन जो हम करते हैं वो अनुदेशनात्मक तरीके से करते हैं। तो अनुदेशनात्मक तरीके से करते हैं तो इनका मानना था कि हम क्या करते हैं, क्योंकि मौखिक अधिगम है, सार्थक मौखिक अधिगम इन्होंने कहा है। तो सार्थक मौखिक अधिगम में जो भी पाठ्य वस्तु को, जो भी कंटेंट को हमारे द्वारा अर्थात शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया, उसका हम मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। तो उसको सब्जेक्टिव तरीके से भी करेंगे, अर्थात हम क्या करेंगे, निबंधात्मक तरीके से भी करेंगे और वस्तुनिष्ठ तरीके से भी करेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिविटी के साथ भी करेंगे। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों के साथ हम क्या करेंगे, तो मौखिक रूप में हम अधिगम करेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ाया है उसको हम कई बार सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एकदम मौखिक तरीके से, और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चों में जो सोचने की क्षमता है वो भी क्या होगा, क्योंकि इनका जो है वो मतलब सोचने पर बहुत इन्होंने बल दिया है, क्योंकि सार्थक अधिगम इन्होंने कहा है। तो उसमें क्या होगा कि जब हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उससे पूछेंगे तो वो भी सब्जेक्टिव टाइप के जवाब भी देगा, उससे उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, अर्थात सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। और हमें ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप करने हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, अर्थात जो हमने पूछा ठीक उसका हमें जवाब मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ घुमा रहा है। तो अर्थात इससे क्या होगा कि वो संपूर्ण तरीके से उन कंटेंट को बेहतर तरीके से वो जान जाएगा। तो वो इनका कहना था कि मूल्यांकन हम इस प्रकार से करेंगे। अब हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो इन्होंने कहा कि जब हम संपूर्ण तरीके से पाठ्य वस्तु को पढ़ा दिए, अब जब हम संपूर्ण तरीके से पढ़ा दिए तो हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें हमने बताया उसको हम संगठनात्मक तरीके से करेंगे, अर्थात कोई व्यवस्थित क्रम से, अर्थात ऐसे ही क्रम से हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्रम दूसरा है, तीसरा क्रम है, चौथा क्रम आ गया, पांचवा क्रम आ गया, मतलब कोई अलग अलग क्रम में हम ऐसा कर दिए, तब क्या होगा कि वो अर्थपूर्ण अधिगम उसका वहाँ पर नहीं होगा। तो चूंकि हमें अर्थपूर्ण अधिगम करना है, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने व्यवस्थीकरण को, संगठन को बहुत ही उपयुक्त माना है। तो इन्होंने कहा कि पहले हम उद्देश्य को तय करेंगे, फिर हम संरचनाओं को डिसाइड करेंगे। संरचनाओं में हम क्या करेंगे, एक बार हम मोटे मोटे तौर पर उन चीज़ों को, पाठ्य वस्तुओं को बताएंगे, और फिर दूसरी बार में हम उस बच्चों को इफेक्टिव तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से और सार्थक रूप से हम उसको सही तरीके से बताएंगे। फिर मूल्यांकन में हम कैसे करेंगे, तो मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, तो जो भी हमने पाठ्य वस्तु बताया है उसको हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ भी और सब्जेक्टिविटी के साथ भी, उसको निबंधात्मक तरीके से भी और वस्तुनिष्ठ तरीके से भी हम उसका मौखिक मूल्यांकन करेंगे। मुख्य तौर पर मौखिक मूल्यांकन करेंगे, और फिर जो प्रयोग करेंगे हम उसका संपूर्ण तरीके से हमने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या बताया है, क्या क्या किया है, उसका हम प्रयोग उस माध्यम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में इनके बारे में आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।